अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई एम योर होस्ट याकूत अकबर एंड अ मेंबर ऑफ वुमेन फॉर्च्यून टेक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वेबिनार है वो हमारे जो कोर्स है वेब डेवलपमेंट के बारे में है। आप सब थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट के बारे में जानते भी होंगे, बट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट इट। लाइक इट इज़ वेब डेवलपमेंट हमारे पास वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए एक ओवरऑल प्रोसेस होता है, तो उसको हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो है आज का जो टॉपिक है वो है रिएक्ट जेएस। हमारी जो प्रेजेंटर है मैम फरीना नूर। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। तो मैम फरीना नूर तो हमारी प्रेजेंटर है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि रिएक्ट क्या होता है। जेएस मीन जावास्क्रिप्ट हो गया। वेब डेवलपमेंट असल में हमारे पास मैंने तो पता ओवरऑल प्रोसेस होता है, लेकिन ये चलता कैसे, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू हमारे पास फिर वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस बनती हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें एचटीएमएल आता है, सीएसएस आता है, जावास्क्रिप्ट आता है, और भी बहुत सारे हैं जैसे माई एसक्यूएल हो गया। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट्स के बारे में है, तो मैं थोड़ा सा आप सबको जावास्क्रिप्ट के बारे में बता देती हूँ कि जावास्क्रिप्ट भी हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। सही है। फिर इसी तरह जावास्क्रिप्ट में हमारे पास रिएक्ट है। रिएक्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को कहा जाता है, जो यूज़र इंटरफेस को बिल्डअप करता है और सिंगल पेज एप्लीकेशंस को क्रिएट करता है। सही है। यूजर इंटरफेस कहा जाता है, मतलब रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो यूजर इंटरफेसेस को बिल्डअप करता है और सिंगल पेज एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। फिर हमारे पास आता है यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस असल में हमारे पास एक यूज़र और एक डिजिटल प्रोडक्ट के इंटरेक्शन को कहा जाता है। जैसे कि वेबसाइट्स में हमारे पास जो है बटन्स हो गए, ये सारे मोबाइल में हमारे पास स्क्रीन हो गया। ये चीज़ें जो है ये हम यूज़ करें तो हम यूज़र है, तो हमारे और इन चीज़ों के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वीक होनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो अच्छी होनी चाहिए। अगर जो भी वेबसाइट बनाता है तो वो कोशिश यही चाहता है कि उसका यूज़र इंटरफेस जो है वो बहुत अच्छा हो। फिर है सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन हमारे पास दरअसल एक वेब एप्लीकेशन है जो एक सिंगल एचटीएमएल पेज को लोड करता है। सही है। अब फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में दूंगी। जब भी हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करते हैं तो हमारे पास न्यू पोस्ट अपेयर होते हैं। सही है। बगैर किसी इंटरप्शन के हमारे पास जो इंटायर पेज तो लोड नहीं होता, लेकिन जो पेज होता है सिंगल पेज वो हमें दिखाई देता है। सही है। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। आई थिंक मेरी तरफ से जो है इतनी नॉलेज आप लोगों के लिए काफ़ी होंगी। बाकी आपको मैम फरीना नूर बताएंगी जो हमारी प्रेजेंटर है। सो मैम, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। एंड वन मोर थिंग, ड्यूरिंग द सेशन आप सब अपने माइक ऑफ कर लिएगा। और इसके अलावा प्लीज़ आप सब जो है मैसेजेस में अपनी अटेंडेंस फुल कंप्लीट नेम में दे दे। सही है। हेलो मैम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मिस, आपने बहुत ही अच्छे से गाइड किया। और आज का हमारा जो मेनली टॉपिक है वो है रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स। कल हमने देखा था कि हम कैसे रिएक्ट के ज़रिए कोई एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और आई होप कि आप सब लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी खुद से भी। तो हमने कल रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसके बाद उसकी जो फाइल स्ट्रक्चर थी उस सारी फाइल स्ट्रक्चर को देखा था, उसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं और कैसे उस पर हमें काम करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसमें कंपोनेंट्स हैं। और कल का अगर रिव्यू देते चलें तो हमने एक और चीज़ भी कहा था कि हम डिस्कस करेंगे, वो था रिएक्ट का डोम और नॉर्मल डोम। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को अगर हम करें तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम रिएक्ट में जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उसमें रिएक्ट में नहीं, नॉर्मली आप ले लें वेबसाइट्स में जो भी चीज़ आप बनाते हैं वेबसाइट, तो वेबसाइट दो किस्म की होते हैं आपकी। एक स्टैटिक होते हैं और एक डायनामिक होते हैं।
ठीक है। अब आपकी जो स्टैटिक वेबसाइट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि आपका जो कंटेंट आपको वेबसाइट पे नज़र आ रहा होता है तो वो सेम ही होता है थ्रू आउट द आपके जो भी यूजेज होगी, ठीक है। उसमें आप एज ए एग्जांपल ले सकते हैं, आपका कोई भी एक न्यूज़ का कोई वेबसाइट है जिस पे आप न्यूज़ देख रहे होते हो। अब आप एज अ यूज़र उसमें कोई भी इंटरेक्शन करके चेंजेस नहीं ला सकते, लेकिन आप जब भी किसी ऐसी एप्लीकेशन में जाएँ, ऐसी वेबसाइट में जाएँ जहाँ पर आपके इंटरेक्शन से, किसी बटन के क्लिक से, कहीं पे क्लिक करने से कुछ नया आ रहा हो, आपके इंटरफेस में चेंजेस आ रही हों, तो वो जो वेबसाइट होती है उसको हम डायनामिक कहते हैं, ठीक है। और डायनामिक वेबसाइट की आप एज अ ले सकते हैं जैसे दराज। दराज में आप ऐसे कर सकते हो कि आपने अपना नाम दिया, रजिस्ट्रेशन की, और उसके बाद वहाँ पे आपके यूज़र नेम में आपका यूज़र नेम आ रहा होता है। अच्छा, अगर कोई और यूज़र होगा वो अपना नाम देगा तो उसका नाम आ रहा होगा वहाँ पे। तो ये रन टाइम पे क्या कर रहा होता है, आपका नाम लेकर उसको रेंडर करवा रहा होता है। तो ये होती हैं डायनामिक वेबसाइट्स, ठीक है। अब इस डायनामिक वेबसाइट्स में जो आप काम करते हैं, इनमें आपके बटन्स होते हैं, उनके क्लिक पे चेंजेस होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अब ये जो चेंजेस हो रही हैं डायनामिकली वो क्या होती हैं, जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी वेबसाइट का एक डॉक्यूमेंट बनता है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, मैं आपको कुछ विजुअली भी बता देती हूँ ताकि आपको कुछ समझ आ जाए, ठीक है। तो हम फिग्मा को यूज़ कर रहे हैं। फिग्मा को यूज़ करने के लिए मैं फिग्मा मेनली वैसे विजुअली आप किसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं तभी यूज़ करते हैं, प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग फिग्मा जो है प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं मेनली। प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, अच्छा प्रोटोटाइपिंग पे चले जाएँ तो वो ये होता है कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसको बनाने से पहले उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और उसको कैसे बनाना चाहिए, तो वो आपकी आ जाती है फिग्मा से। वो आप बना सकते हैं, क्योंकि आप जब भी किसी भी वेबसाइट को बना रहे होते हैं किसी क्लाइंट के लिए, तो वो आप उसको डायरेक्टली बना के नहीं देते हैं। पहले आप उसको प्रोडक्ट की डिज़ाइन दिखाते हैं कि भाई हम ऐसे बना रहे हैं, ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में आप वो डिज़ाइन जब उसको पसंद आ जाती है ना, तो ही आप एक वेबसाइट बनाते हैं। तो आज जो मैं वेबसाइट पे यहाँ पे फिग्मा पे काम कर रही हूँ वो तो मैं आपको डोम समझाने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने डोम के लिए मैं एक न्यू डिज़ाइन ले लेती हूँ। अच्छा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये होता क्या है, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वो आपके एज अ डॉक्यूमेंट सेव हो रही होती है, ठीक है। जितने आपके HTML के पेजेस होते हैं आपकी वेबसाइट के वो सारे सेव हो रहे होते हैं एज अ डॉक्यूमेंट। तो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें मेनली टैग्स होते हैं आपके। जैसे आप HTML के पेज में लिख रहे होते हैं तो आपका आउटर टैग होता है HTML, और उसके अंदर बॉडी, हेड और ETC आप जितने पैराग्राफ, डिव, जो जो चीज़ें रखते जाएंगे, टेक्स्ट वगैरह, वो सारा आता है। तो जैसे ही आप लोग ये सारी चीज़ें बना रहे होते हैं तो ये सब एज अ डोम आपका सेव हो रहा होता है। ये लोड हो रहा है फिग्मा, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। हमने जो कल कोड किया था उस पे मूव करते हैं। हमने कल एक ये वाला फोल्डर बनाया था जिसके अंदर हमने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था, वीट का प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कल हमने एक कमांड रन की थी npm create वीट, जिससे बन गया था। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके cmd लिखती हूँ तो मेरे पास कमांड लाइन प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। अब इस पे मैं लिख सकती हूँ कोड डॉट। मैंने आपको बताया था कि हम जो काम करते हैं किसी IDE पे करते हैं, और हमारे पास VS कोड एक IDE है जिस पे फिलहाल हम काम कर रहे हैं। तो कोड डॉट लिखने से हमें क्या हो जाता है कि वो IDE ओपन हो जाती है हमारी मेन इसी डायरेक्टरी में। आई होप के यहाँ पे खुल गई होगी। ओके, तो ये ओपन हो रहा है। इसको हमने क्लोज किया, वो पहले ही कुछ चल रहा है इसलिए नहीं चला, लेकिन हम इसको एक बार फिर से बंद करके रन करेंगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। ये खुल गया हमारा।
कल जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था वो हमें आज नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो हमने जितने भी ये फाइल्स पड़ी थी इन सब के बारे में मैंने आपको नो हाउ दे दी थी, और इसके SRC फोल्डर में मैंने आपको कहा था कि हमारा जो काम होगा इन फाइल्स के साथ होगा, जिसमें app.css आ गई, app.jsx आ गई, index.css आ गई और main.jsx आ गई। ठीक है, तो हमें main.jsx में एज सच कुछ भी चेंज नहीं करना होता, ये एज इट इज हम रहने देते हैं। और app.jsx में हमारे पास ये जो टेम्पलेट कोड है हम इसको भी हटा देते हैं फिलहाल के लिए। वैसे अगर हम इस पे भी काम करें तो कर सकते हैं, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स, तो हम नए कंपोनेंट्स बनाएंगे और उनके बारे में जानेंगे। अच्छा, कंपोनेंट्स होते क्या हैं? मेनली जब आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ते थे और जावा स्क्रिप्ट में आपने कुछ फंक्शंस पढ़े होंगे, फंक्शंस, मेथड्स, उनमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपका जो फंक्शन होता है उसको आप ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं एक्सेस करते, और जो आपका मेथड होता है उसको एक आप ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे होते हैं रिएक्ट में वो दो किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, वो उनका कॉन्सेप्ट और उस फंक्शन का जो कि आपके जावा स्क्रिप्ट का था उनका कॉन्सेप्ट तकरीबन सेम होता है, कि आपके जो जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन थे और यहाँ रिएक्ट के कंपोनेंट हैं वो सेम चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक कीवर्ड है फंक्शन का, और उसके बाद में हमारे पास उसका नाम है फंक्शन का, जो कि हमने इधर फाइल का नाम रखा है एप। ठीक है, तो वही नाम हम यहाँ पे रखेंगे, और ये हमेशा लाजमी याद रखना है कि जब भी आप नाम देंगे किसी भी अपने कंपोनेंट को तो आपको कैमल केस यूज़ करना है। अच्छा, कैमल केस क्या होता है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कैमल केस में ऐसे है जैसे माय रिएक्ट ऐप, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ माय रिएक्ट ऐप, ठीक है, सॉरी स्पेस नहीं दे रही, मैं नाम बना रही हूँ एक माय रिएक्ट ऐप, तो ये मैंने स्मॉल केस में लिखा हुआ है। अच्छा, जब भी आप कंपोनेंट बनाएंगे कोई तो उसको आप ये नाम नहीं दे सकते, आप इसको क्या करेंगे कैमल केस में देंगे। अब फॉर सपोज आपने इसको यूं कर दिया माय रिएक्ट ऐप, ठीक है, एम कैपिटल करके बाकी आपने सेम नाम दे दिया, तो तब भी ये चल जाएगा, तब भी ये ठीक है। लेकिन कैमल केस स्टिल इसको नहीं कहते, क्योंकि हमारे जो नाम है कंपोनेंट के इसमें हमने 3 वर्ड्स यूज किए हैं, एक माय, एक रिएक्ट और एक ऐप। तो कैमल केस क्या कहता है कि हर वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, जैसे मैंने माय का एम कैपिटल किया है वैसे रिएक्ट का आर मुझे कैपिटल करना होगा और ऐप का ए भी मुझे कैपिटल ही करना होगा। तो दिस इज द राइट वे टू राइट ए कंपोनेंट। ठीक है, अब ये जो हमारे कंपोनेंट लिखने का तरीका है, कंपोनेंट को नाम देने का तरीका है, वो यही है। अब ये हम क्यों यूज करते हैं ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। पहली चीज, जब हमने ये फंक्शन बनाया जिसको हमने कंपोनेंट कहा है, यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई app.jsx की, जो कि बिल्ट इन थी, हमने नहीं बनाई है, तो वो यहाँ पे बनी हुई है पहले से ही। तो सेम ही इसको हम कंपोनेंट कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लें तो इसका फंक्शन कीवर्ड है, फिर नाम आया जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि हम कैसे नाम इसका चूज कर सकते हैं। अगर हम अपने कुछ नए कंपोनेंट बनाएंगे तो उनको नाम हम वैसे देंगे जैसे मैंने आपको बताया। देन ये स्मॉल ब्रैकेट्स, हमारी राउंड ब्रैकेट्स, ये हमारे काम आती हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी। प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगी कि प्रॉपर्टीज यूज करते हैं यहाँ पे गेट करने के लिए, ये हम यूज करते हैं ब्रैकेट्स। इसके अलावा ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन होती है और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होती है। ये जो स्कोप होता है ये इस फंक्शन का स्कोप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी करें वो इस फंक्शन का कोड होता है। अब ये फंक्शन हमारा एक कंपोनेंट बन गया क्योंकि हमने इसको यहाँ पर एक फाइल बनाई हुई है JSX के नाम से। और यहाँ पे ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, जाहिर सी बात है आपने जावास्क्रिप्ट अगर पढ़ी है या कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी तो उसमें क्या होता है कि आपका कोई ना कोई एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है जिसमें आप रिटर्न कर रहे होते हैं कोई ना कोई वैल्यू। अगर हमारी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही होती तो उसको हम कहते हैं वॉइड फंक्शन, जो कि कुछ भी नहीं रिटर्न करवाता। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसमें एक और चीज यूज की है, ये खाली से कुछ फ्रेगमेंट्स, अगर मैं इनको हटा दूं तो मेरे पास एरर आएगा।
एरर क्यों आ रहा है कि यहाँ पर हम जब भी रिटर्न करते हैं, अगर आपने कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आपको ये पता होगा कि हम रिटर्न स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रिटर्न करते हैं। लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि मैं ये फ्रेगमेंट्स जिसको मैंने नाम दिया हुआ है, यानी कि ये चीज़ रिटर्न नहीं करना चाहती, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे एक डिव बना के उसको भी रिटर्न कर सकती हूँ। अब ये डिव क्या होता है, अगर आपने HTML पढ़ी होगी तो आपको पता होता है डिव का मतलब होता है डिवीजन, और ये एक टैग है या आप इसको एलिमेंट कह सकते हैं। टैग और एलिमेंट में भी फ़र्क है। अगर आप लोगों से मैं इन द लास्ट सेशन के एंड में पूछूंगी कि आपको क्या पता है कि इस चीज़ का फ़र्क टैग एंड एलिमेंट का, ठीक है। फिलहाल मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ कि ये एक एलिमेंट है। अब आपका ये जो एलिमेंट है ये एज अ पेरेंट जा रहा है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख दें तो वो आपको शो हो रहा होगा आपकी एप्लीकेशन रन करते ही। जैसे हमने लिख दिया दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जब हमने ये लिखा तो ये चीज़ हमारी कहाँ पे शो हो रही होगी, हम जब यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, टर्मिनल ओपन करते यहाँ पर हमने एक कमांड रन करनी होती है npm run dev, ठीक है। ये आपकी कमांड है आपके रिएक्ट के वीट प्रोजेक्ट के लिए रन करने के लिए। जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिंक आ जाएगी जिसको आप कंट्रोल और क्लिक करेंगे या फिर कॉपी करके अपने ब्राउज़र पे पेस्ट करेंगे तो आपके पास ये रिएक्ट का ऐप खुल जाएगा, जो जिसमें हमें यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको कंट्रोल प्लस करती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, दिस इज़ आवर फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये मैंने क्या किया, अपने कंपोनेंट के अंदर वैल्यू दे दी थी कि ये मुझे अपने पेज पे रेंडर करवाना है, तो ये हमारा आ गया पहली चीज़। अब ये तो बनाया बनाया कंपोनेंट था जो हमने यूज़ किया, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं की, जैसे कि ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप है और यहाँ पे इम्पोर्ट ऐप डॉट CSS लिखा हुआ है, ये क्या है। अच्छा, आपको मैंने कल ही बताया था कि हम यूज़ करते हैं CSS। CSS हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, CSS हम यूज़ कर रहे होते हैं स्टाइलिंग के लिए। तो ये जो ऐप डॉट CSS मैंने इम्पोर्ट की हुई है ये हमें कहीं ना कहीं पे मिल रही होती है। अब ये कहाँ पे पड़ी हुई है, ये आप अगर इस साइट पे SRC के फोल्डर में देख लें तो यहाँ पे आपकी app.css पड़ी हुई है जिसके अंदर आपकी CSS लिखी हुई है। मेनली ये CSS आपके काम की नहीं है, फिलहाल आप अगर इसको हटा भी दें तो कोई बात नहीं। अगर आप इसको हटा के अगर इस प्रोजेक्ट को आप चेक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट का जो टेक्स्ट बीच पे आ रहा था तो वो साइड पे हो गया, ठीक है। अगर ये साइड पे तो आ रहा है लेकिन ये नॉर्मली अगर हमारी एक वेबसाइट स्टार्ट होती है तो हम कुछ भी टेक्स्ट देते हैं तो वो हमारा यहाँ पे ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा होता है, तो ये भी हम डिस्कस करते हैं कि क्यों यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, इधर आ जाएं कि हमारा जो app.jsx है, मैंने कल बताया कि ये रेंडर हो रहा है कहाँ पे, main.jsx के अंदर। अब main.jsx के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे एक हमने इंपोर्ट किया हुआ है index.css की फाइल। index.css की फाइल कहाँ पर है, ये रही, और इसमें क्या लगा हुआ है, CSS अगेन। तो ये CSS हमारी अप्लाई हो रही थी main.jsx पे जिसकी वजह से ऐप के ऊपर वो रेंडर कर रहा था एक CSS। अब अगर आप चेक करेंगे तो ये हमारी बिल्कुल ही ब्लैंक पेज, उस पर हमारा दिस इज अवर फर्स्ट प्रोजेक्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जिसको हमने रेंडर किया इनसाइड ऐप। अब हम चाहते हैं कि भाई ये तो ऐप एक बना बनाया कंपोनेंट है, हमें तो अपना कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। सब्र करें, बनाते हैं बनाते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप के नाम से, तो ये क्या है, अगर इस पे आ जाएं तो ये जब भी आप इसको एज एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान से कोई चीज़ बाहर मुल्क में भेजनी हो तो आप क्या करते हो, उसको एक्सपोर्ट करते हो पहले। अब यहाँ से अगर USA UK कोई चीज़ भेजनी होगी तो पहले आप क्या करेंगे, उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होगी तभी जाके आप उसको बाहर किसी मुल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज़ चल रही होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, कि जो भी फंक्शनल कंपोनेंट्स या क्लास कंपोनेंट्स हमारे टाइप्स होते हैं कंपोनेंट्स के, वो हों या कोई सी भी फाइल हो, कोई डेटा पड़ी हो आपकी किसी भी फाइल में, कोई भी चीज़ है, अगर आपको वो चीज़ किसी और फाइल में यूज़ करनी होती है
तो आप यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो इसीलिए हमने क्या कहा हुआ है कि जो भाई हमारा ऐप वाला कंपोनेंट है उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया है डिफॉल्ट, यानी कि अब कोई भी इसको इंपोर्ट कर सकता है। और ये चीज हमने इंपोर्ट कहाँ करवाई हुई है, यहाँ पे आ जाएंगे अगर मेन में, तो यहाँ पे हमारी app.jsx ये इंपोर्ट हो रही है, ठीक है। ये था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम। अब हम बनाएंगे अपना ही एक कंपोनेंट। अब एसआरसी फोल्डर के अंदर हूँ मैं, वहां पे मैंने आके एक नया कंपोनेंट बनाया। मैंने आपको बताया था कि हम अपने कंपोनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमने कहा माय कंपोनेंट, ठीक है। और अब इसकी एक एक्सटेंशन होती है .jsx। अगर हम नॉर्मली वेबसाइट्स बना रहे होते हैं तो हम JS की फाइल अटैच करते हैं जावा स्क्रिप्ट की, लेकिन यहाँ पे ये JSX क्यों है, यानी कि यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट के साथ क्या यूज कर रहे हैं, HTML, ठीक है। अब हमने जब इसको एंटर किया तो यहाँ पे हमारा एक ब्लैंक पेज आ गया। इस ब्लैंक पेज में हमें क्या करना है, हमें सेम कंपोनेंट बनाना है जैसा हमारा यहाँ पे बना हुआ था ऐप में, ठीक है। इसको मैंने जो हमारा डिफॉल्ट कोड था उस सब कोड को मैंने हटा के एक हमने अपना एक लाइन का कोड रखा था। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि हमने जो माय कंपोनेंट नाम से एक कंपोनेंट बनाया है इसको हम बनाना चाहते हैं। अब मेनली हमारे पास दो तरीके होते हैं कंपोनेंट को बनाने के, एक होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट और दूसरा होता है फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। फंक्शंस भी होते हैं, आपने देखे होंगे अगर आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा हो, फंक्शंस होते हैं और क्लासेस होते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। आप आजकल जो ज्यादातर यूज हो रहा है वो हो रहा है हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट, लेकिन आपको ये सॉरी फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, लेकिन आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट की भी पता होनी चाहिए कि क्लास कंपोनेंट्स होते क्या हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है ये एक क्लास कंपोनेंट का कोड है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मेनली जो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं उनसे तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है लिखना। हमने इस चीज़ को देखा था ऐप में, लेकिन ये अलग थी, तो ये हमारी यहाँ पे साथ पड़ी हुई है। इसको अगर हम अलग लिखें या इसके साथ लिख दें तो ये सेम ही चीज़ है। हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया कॉपी करके, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने कंपोनेंट का नाम दे देंगे और हमारे कंपोनेंट को क्या हो जाएगा, हमारा कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो जाएगा। और ये थोड़ी सी जो चीज़ है हमारी सेम हो जाएगी, कैसे, जैसे हमारे फंक्शनल कंपोनेंट में हमने देखी थी। तो मेनली आप कहेंगे हमने जो कंपोनेंट्स बनाए थे उसमें ऐसे आ रहा था, तो ये चीज़ सेम है। अगर आप वहाँ पे ऊपर लिख दें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट या फिर नीचे लिख दें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और उसका नाम दे दें तो ये सेम चीज़ है, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। इसके बाद में अगर आप देख लें तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया हुआ है रिएक्ट को, कंपोनेंट को, ये चीज़ सेम है। ये हम हर कंपोनेंट में करते हैं कि हम इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट को। इसके बाद में यहाँ पे एक कीवर्ड आ रहा है क्लास का। तो आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा हो तो क्लास को जब भी हम बनाते हैं तो पहला कीवर्ड आता है क्लास का। जैसे फंक्शन को बनाने के टाइम यहाँ पर भी आपने देखा होगा, यहाँ पे कीवर्ड आ रहा था फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीवर्ड आ रहा है, क्लास माय कंपोनेंट में, क्योंकि हमने क्लास कंपोनेंट्स बनाए। और उसके बाद में मैंने ये इसको नाम दिया हुआ है माय कंपोनेंट। और ये हमेशा ही हम जब भी अपने क्लास कंपोनेंट्स यूज कर रहे होते हैं तो वो अक्सर क्या होता है कि लोगों को याद नहीं रहता, तो आप लोग रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर लेना, वहां पर भी ये चीज आपको मेंशन होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम हमेशा एक्सटेंड कर रहे होते हैं कंपोनेंट्स को, या फिर रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। यहाँ पे हमने डायरेक्ट रिएक्ट के कंपोनेंट्स को इंपोर्ट किया हुआ है तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे कंपोनेंट लिख दिया तो ठीक हो गया। अब हमारा एक चीज जो यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा है वो है ये रेंडर का मेथड। अच्छा, ये रेंडर का मेथड जो है ये क्या कर रहा होता है, आपकी स्क्रीन पे वो चीज शो कर रहा होता है, रेंडर कर रहा होता है जो कि आप रिटर्न कर रहे होते हैं इस फंक्शन के इस क्लास के अंदर। आपने इस क्लास के अंदर एक डिव रिटर्न करवाया है जिसकी वैल्यू है माय कंपोनेंट, ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा, इसको रेंडर करवाएगा ये वाला मेथड, जबकि हमने फंक्शनल कंपोनेंट में देखा था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हमारे सिंपल होते हैं और हम ज़्यादातर वही यूज़ कर रहे होते हैं।
और ये जो हमारे क्लास कंपोनेंट्स हैं इसको हम नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी भी जानकारी होना ज़रूरी है, हमें जानना ज़रूरी है कि भाई इसमें होता क्या है। सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, थोड़ा सा ऊपर से सिंटैक्स चेंज हो गया, ठीक है। अब जब हम इसको क्या करते हैं, हमने कंपोनेंट बना लिया, लेकिन आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, स्टिल सेम ही हमें शो हो रहा है। दिस इज अवर फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट, जो कि हमने ऐप वाले कंपोनेंट में लिखा था। यहाँ पे तो हमने लिखा हुआ है माय कंपोनेंट, तो ये हमें क्यों नहीं शो हो रहा। अच्छा, ये शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ आ जाते हैं app.jsx में। यहाँ से हमें ये टेक्स्ट हटाना है सबसे पहले। जो हम चाहते हैं कि हमने माय कंपोनेंट नाम से ये कंपोनेंट बनाया है, इसको मैं टेक्स्ट दे देती हूँ, दिस इज माय कंपोनेंट, ठीक है। हम चाहते हैं ये हमें शो हो जाए अपनी स्क्रीन पे, जो कि नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर आप रिफ्रेश करके देखें तो कुछ भी शो नहीं होगा। आई शुड सेव app.jsx। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डॉट आ रहा है, और बाकी फाइल्स जो ओपन है उनके ऊपर डॉट नहीं आ रहा, ये वाइट डॉट। तो इसका मतलब है कि आपकी जो app.jsx है उसमें आपने चेंजेस की, लेकिन वो सेव नहीं की। तो मैंने इसको सेव किया, एंड अगेन मैं जब ऐप पे आई तो यहाँ पे मैंने जो हटा दी थी लाइन, तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। अब हम जब वापस आएंगे तो app.jsx के अंदर हमें क्या करवाना है, माय कंपोनेंट को रेंडर करवाना है, मतलब कि शो करवाना है। तो सबसे पहले हमने वहां से क्या किया था, उसको एक्सपोर्ट किया था। एक्सपोर्ट करने के बाद हम यहाँ आ जाएंगे app.jsx में। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट किस चीज़ को करेंगे, माय कंपोनेंट को। और वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो हमारी करंट डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि जहाँ पर हमारा app.jsx है उसके साथ ही हमारा माय कंपोनेंट पड़ा हुआ है src के अंदर। तो हमने इसको बता दिया कि भाई करंट डायरेक्टरी के अंदर माय कंपोनेंट है, उससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं माय कंपोनेंट। तो अब इसको रेंडर करवाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको एज ए एलिमेंट यूज करना होता है। अगर मैं इसको सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट बना दूं तब भी ये काम करेगा। अगर मैं इसको जैसे नॉर्मल डिव या HTML के टेक्स्ट बनाते हैं वैसे भी यूज कर लूं तब भी ये काम करेगा। तो बेहतर ये होता है कि हम इसको एक सेल्फ क्लोजिंग बना लें, ताकि ये डिफरेंस हमें क्लियरली शो हो कि ये एक हमारा कंपोनेंट है जबकि एलिमेंट नहीं है। ठीक हो गया। अब हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट करके रेंडर कर दिया। जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास अब प्रिंट हो रहा होगा स्क्रीन पे, दिस इज माय कंपोनेंट। ओके, तो हमारा कंपोनेंट अब काम कर रहा है, लेकिन ये तो था क्लास कंपोनेंट, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमें सिंपल कंपोनेंट्स बनाने हैं। ये बहुत ही हेवी था, कुछ इसकी लाइंस ऑफ कोड बढ़ गई, और इसके अलावा फंक्शनैलिटी भी अब तो सेम है, जबकि क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट्स और क्लास बेस्ड कंपोनेंट दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है। पहले क्या होता था, पहले जब आपके डायनामिक वेब पेजेस होते थे तो उनमें जो चीज़ें चेंज हो रही होती थी वो चीज़ें चेंज हम फंक्शनल कंपोनेंट को यूज़ करके नहीं कर सकते थे। उसके लिए हमें हमेशा क्लास कंपोनेंट को यूज़ करना था। स्टेट चेंज जिसको हम कहते हैं, चेंज इन स्टेट, तो अब वो चीज़ हमारी फंक्शनल कंपोनेंट्स के साथ भी हो रही है। तो हमें फिर क्या ज़रूरत है क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाने की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक हो गया। अब उसका नाम रखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट। अब उसके बाद हम क्या लगाते हैं, एक्सटेंशन डॉट देकर JSX लगा देंगे, क्योंकि हमारा ये जो फाइल है इसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट और HTML को मिक्स करके लिखने वाले हैं। ठीक है, नॉर्मल जो वेब पेजेस बनती है उसमें हमारे जावा स्क्रिप्ट और HTML अलग अलग लिखे जाते हैं। लाइक स्क्रिप्ट में आपका टैग आता है स्क्रिप्ट, फिर उसके अंदर आप लिख सकते हो जावा स्क्रिप्ट की चीज़ें, और जो आपके HTML की चीज़ें हैं वो आप नॉर्मली लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप दोनों को ही साथ साथ ले चलते हैं। HTML के अंदर जावा स्क्रिप्ट के अंदर HTML यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी आप देख लें, जैसे मैंने यहाँ पे ये यहाँ से मैं अगर ये डिव और ये हटा दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, जो कोड बचेगा वो मेरा क्या होगा, एक जावा स्क्रिप्ट का क्लास कंपोनेंट है, जो कि हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जावा स्क्रिप्ट बचेगी। तो हमने क्या किया हुआ है, जावा स्क्रिप्ट के साथ ये HTML यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, हमने जो कंपोनेंट बनाना है
वो है हमारा क्लास बेस्ड फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। अब फंक्शनल कंपोनेंट में क्या है, यहाँ पे मैंने आपको फिर से बता देती हूँ कि ये अगर हमारा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इधर ही फंक्शन के आगे लिखा हुआ है तब भी सेम बात है। इसको आप डिफरेंट लाइन पे जाके एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख के फिर आपके फंक्शन का नाम लिख दें तब भी सेम नाम है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फंक्शनल कंपोनेंट आ गया और इसमें क्या फ़र्क है, वहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे क्लास और यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन। कीवर्ड, कीवर्ड यानी कि जो चीज़ हमारी रिजर्व्ड होती है, रिजर्व्ड यानी कि हमारे जो लैंग्वेज बनी गई है उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि उस लैंग्वेज ने यूज़ किए हुए हैं और वो वर्ड्स हम यूज़ नहीं कर सकते एज नेमिंग कन्वेंशन। जैसे आपके फंक्शन के या वेरिएबल्स के नाम आप ये कीवर्ड्स के साथ नहीं दे सकते। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड फंक्शन। उसके बाद आता है हमारा नाम जो कि फंक्शनल कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो फाइल का नाम दिया था वही हम यहाँ पे नाम देंगे अपने फंक्शन का, ठीक है। वरना आपके स्क्रीन पे कुछ शो नहीं होता और आप कहेंगे कि हमारा कोड काम नहीं कर रहा। ओके हो गया। और इसके बाद में यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है लाइक एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट या एक्सटेंड कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या था, एक्सटेंड्स कंपोनेंट। अब ये भी चीज़ यहाँ पर रिड्यूस हो गई, कोड ऑफ लाइन कम हो गए आपके। और इसके बाद में यहाँ पर आपका था रेंडर का मेथड और यहाँ पे वो अब देख सकते हैं कि रेंडर का मेथड है ही नहीं, हमने डायरेक्ट रिटर्न के अंदर एक डिव दे दिया है जिसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं लाइक दिस इज फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, तो हम यहाँ पर कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं जो कि हमें अपनी वेबसाइट पे, वेब पेज पे शो हो रहा होगा जब हम इसको रन करेंगे। अब ये बन गया हमारा रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट जो कि बहुत ही इजी था और बहुत ही आसान तरीके से सिंपल वे में कोड भी कम हो गया और सब चीज़ें हमारी हो भी गई और इसलिए हम ज़्यादातर ये यूज़ कर रहे होते हैं और क्लास कंपोनेंट्स को यूज़ नहीं कर रहे होते। अब ये बन गया यहाँ पे हमारा फंक्शनल कंपोनेंट, तो इसको हम कैसे प्रिंट करवाएंगे या शो करवाएंगे अपनी स्क्रीन पे। सेम वे में हम आएंगे ऐप में, ऐप डॉट जेएसएक्स में हमने जहाँ पर ये माई कंपोनेंट को इम्पोर्ट किया हुआ था तो यहाँ पर हम क्या इम्पोर्ट करेंगे, यहाँ पर हम इम्पोर्ट करेंगे नया फंक्शनल कंपोनेंट जो हमने बनाया था। ठीक हो गया। अब इसको हमने इंपोर्ट किया क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ यहाँ पर अगर आपको किसी और फाइल में यूज़ करनी होती है तो आप क्या कर रहे होते हैं, उसको एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर रहे होते हैं। यानी कि वो फाइल आपको एक्सेस दे रही है कि हाँ ले लें, पहले वहाँ से एक्सपोर्ट के बटन, एक्सपोर्ट के कीवर्ड के साथ, और यहाँ पर आकर आप उसको क्या कर रहे होते हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं इंपोर्ट के कीवर्ड के साथ। अब आप इसकी फंक्शनैलिटीज़, इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ये कंपोनेंट हमने क्लास कंपोनेंट यूज़ किया था, मल्टीपल कंपोनेंट्स भी हम यहाँ पे रेंडर करवा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हमने वहाँ पे माय कंपोनेंट लिख दिया तो हम दूसरा कंपोनेंट नहीं लिख सकते, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, अभी हमने जो बनाया है हमारा नया फंक्शनल कंपोनेंट, हम इसको शो करवाएंगे। ठीक हो गया। अब इसको, अब जब हम स्क्रीन पे चेक करते हैं तो इसने मुझे बता दिया दिस इज़ माय कंपोनेंट। अच्छा, मैंने सेव नहीं किया होगा, वापस आ जाते हैं कोड पे। ये वाला जो फंक्शनल कंपोनेंट कोड है इसके ऊपर ये वाइट डॉट नज़र आ रहा है, मतलब ये सेव नहीं, तो हमने इसको सेव कर लिया और फिर हम वापस आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आ गया दिस इज फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक हो गया, जो हमने फंक्शनल कंपोनेंट को वैल्यू दी थी वो आ गई। तो कंपोनेंट्स मेनली हम बनाते क्यों हैं, कंपोनेंट्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये हमारे सेपरेट कोड को सेपरेट करके रखते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जब भी आपकी कोई वेबसाइट होती है, फॉर सपोज ये आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन पे ये एक वेबसाइट होगी, मैं कोई सी भी वेबसाइट यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। ये किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि ये एक वेबसाइट है, इसका इंटरफेस चल रहा है, यूज़र इंटरफेस है। अब अगर आप किसी भी चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं, फॉर सपोज इस इधर ही क्लिक कर दिया मैंने, तो क्या होगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा पेज रीलोड होता है और पूरी की पूरी चीज़ें, अगर यहाँ पे कोई चेंजेस ना भी आनी हो, ये चीज़ सेम भी हो, तब भी क्या होगा कि वो पूरी की पूरी चीज़ को फिर से सर्वर से ले आता है सर्वर। और अब ये चीज़ें क्या हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे।
तो ये चीज़ क्या होती है, ये ऐसे समझ लें एक आपके पास एक बैग है, उसमें कुछ सामान है और कुछ सामान ऐसे हैं जो आपको आपके पास भी रखने हैं, सबके पास रखने ही रखने हैं, और आप क्या कर रहे हैं, बार-बार वो चीज़ एक टीचर को भेज रहे हैं और वहाँ से ले रहे हैं, फिर दे रहे हैं, फिर ले रहे हैं। तो वो चीज़ आपकी बार-बार आ रही है जो कि आपको ऑल टाइम चाहिए, और आपकी जो चीज़ चेंज हो रही है जस्ट उसको चेंज करने के बजाय आपकी जो चीज़ें ना भी चेंज होनी है वो सारी की सारी चीज़ें भी यहाँ पे क्या हो रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं। तो ये चीज़ ख़त्म करने के लिए भी हमारे कंपोनेंट्स बनते हैं, यानी कि अगर मुझे इस एरिया में चेंजेस करनी है, यहाँ पे साइन अप की जगह साइन इन करना है या कुछ और, तो यहाँ पर ही सिर्फ चेंज आएगी। इसका हम क्या कर लेंगे, एक कंपोनेंट बना लेंगे। इसका कंपोनेंट बना के उसको हम क्या कर लेंगे, रेंडर कर लेंगे, री रेंडर कर लेंगे, यानी कि फिर से उसको स्क्रीन पे शो करवा देंगे। तो ऐसे हो जाते हैं हमारे कंपोनेंट्स की, ये भी खासियत हो गई, ठीक है। और सेपरेट कोड है। अब अगर ये कोड भी मैं पूरा का पूरा उठा के इसमें app.jsx में रख दूं, और यहाँ पे जो मेरा माय कंपोनेंट का कोड हो वो भी मैं app.jsx में रख दूं, तो यहाँ पे बहुत ही गंद हो जाएगा, किचरा हो जाएगा बिल्कुल ही, के मतलब इतनी सारी चीज़ें एक ही जगह में आ जाती हैं। तो ये भी फ़ायदा होता है। अब और एक और फ़ायदा होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि रीयूज़ेबिलिटी। अब आप क्या करते हैं, एक कोड आपने एक बार लिख दिया, अब यहाँ पे फॉर सपोज़ मेरा एक लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड भी हो सकते हैं। जैसे मैं इस डिव को फॉर सपोज़ फ़िलहाल के लिए कॉपी करके पेस्ट करती हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ। अच्छा, ये एरर आ रहा है, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एरर आ रहा है कि आपने जो है एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर एक ही चीज़ रिटर्न करनी होती है, जो मैंने आपको बताई थी, जो कि आप कोई भी एलिमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई एलिमेंट ना लूँ, तो हम क्या लेते हैं, जस्ट फ्रेगमेंट लेते हैं। इसको हम फ्रेगमेंट कहते हैं, जो कि जिसका कुछ ऐसा एलिमेंट जिसका अंदर कोई नाम नहीं होता, इसको हम फ्रेगमेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये हमने एज अ पेरेंट फ्रेगमेंट दे दिया। अब मेरे पास जो ये कोड है फंक्शनल कंपोनेंट, इसको मुझे 10 बार रन करना हो, तो मैं क्या करूँगी, ये जो 50 लाइनें हों या 20 हों या 30 हों, तो बार-बार मैं ये लिखती रहूँ, तो ये तो बहुत ही इनएफिशिएंट कोड प्रैक्टिस हो जाएगी ना। तो हम क्या करते हैं कि ये एक कंपोनेंट बना के फिर इसी कंपोनेंट को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर बार-बार इसको कॉल करूँगी, मतलब कि इसको कहूँगी कि भाई मुझे यही चीज़ 3-4 बार चाहिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जब आप आएँगे वापस अपने प्रोजेक्ट पे, तो यहाँ देख लें ये मल्टीपल लाइन्स जो थी हमारे पास, तो एक में 4 थी, हमने 4 बार या 5 बार लिखा होगा, एक बार नहीं लिखा। मतलब अगर हम देखें अपने कंपोनेंट में, तो हमने यहाँ पे 5 लाइनें लिखी थी, लेकिन वो 5 लाइनें 5 बार कैसे प्रिंट हो रही हैं, तो ये ऐसे प्रिंट हो रही हैं कि यहाँ पर हमने अभी जो कोड किया, तो उसको हमने 4 बार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 4 बार क्या करेगा, इसके अंदर जितना भी कोड होगा उसको रन कराएगा। यानी कि ये हो गया हमारी रीयूज़ेबिलिटी, कि हम एक बार कोड लिखकर उसको बार-बार रीयूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हो गए हमारे फंक्शंस। और आपके लिए, अगर आप लोग सारे काम करते हैं, अगर आप लोग ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो मैं आपको एक असाइनमेंट दे देती हूँ। कल की क्लास में आप लोग मुझे वो असाइनमेंट दिखा दीजिएगा। नेव बार एक बनाते हैं हम, कंपोनेंट बनाना है नेव बार के नाम का, और उसके अंदर आप क्या करेंगे, नेव बार का कुछ स्ट्रक्चर होता है वो बनाएंगे। आप भले ही कुछ हेल्प ले लीजिएगा किसी चीज़ से, जैसे कि आपकी एआई हो गया, उससे भी हेल्प लें, लेकिन आपको खुद ही कंपोनेंट बनाना होगा और उसको रन करवाना होगा। उसके अंदर जो मटेरियल होगा, उसके अंदर क्या मटेरियल होगा, वो आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप के थ्रू भी मिल सकता है, कि आपका जो नेव बार होता है उसका कम लेआउट कैसा होता है, वो सब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। बेसिकली नेव बार क्या होता है, ये आपको ये ब्लू लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आपको ये ब्लू लाइन नज़र आ रही है, तो ये हम कहते हैं इस चीज़ को नेव बार। किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाएँ, तो यहाँ पर ये तो पर्पल या ब्लू आपके लिए वेरिएंट ऑफ ब्लू बना हुआ है, लेकिन हर वेबसाइट का अपना कलर होता है, अपनी डिज़ाइन होती है, लेकिन नेव बार ज़रूर होता है। तो ये नेव बार में क्या होता है, नेव बार ये एक ऊपर से हेडर की तरह बना होता है, ठीक है। उसमें कुछ आपके लोगो बना होता है पहले, जैसे इसके ऊपर लोगो बना हुआ है, उसके बाद आपके कुछ बटन्स आ जाते हैं। अब इन बटन्स पे क्लिक करते ही आपके डिफरेंट पेजेस आ जाते हैं।
और इन बटन पे क्लिक करने के बाद आपके जो डिफरेंट पेजेस आ रहे होते हैं, मैं नहीं चाहती कि आप वो भी बनाएं, आपको बस जस्ट ये वाला लेआउट बनाना है, ऐसी चीज़ बनानी है एक, और उसको क्या करवाना है, रेंडर करना है, जैसे हमने अभी किया था। यहाँ पर हमने अपना एक फंक्शनल कंपोनेंट बना दिया और उसको हमने क्या कर लिया था, यहाँ पे आकर JSX में app.jsx में एक बार रेंडर कर लिया, बस इतनी सी बात है। आपको ये चीज़ कल मुझे दिखानी है, आपको ये असाइनमेंट है। अगर आप लोगों के पास किसी का एक्सेस है गूगल पे, यहीं पे ही आपको क्या करना होगा, अपने कोड की लिंक सेंड करनी होगी अपलोड करके, ठीक हो गया। और हमने यहाँ तक अपने फंक्शनल कंपोनेंट्स भी क्लियर कर लिए। और हम क्या पढ़ रहे थे, एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि डोम क्या होता है। फिग्मा पे हम आ रहे थे, तो फिग्मा आई होप लोड हो गया होगा। यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा शायद इशू है, तो ये लोड नहीं हो रहा, तो देख लेते हैं। ये अगर 5 मिनट में लोड हो जाता है तो वेल एंड गुड, वरना आप लोगों को डोम थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ना होगा। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑनलाइन सर्च करके मैं आपको दिखा देती हूँ ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने अगर कभी डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ी हो तो वहाँ पर हमें एक डेटा स्ट्रक्चर होता है ट्री, और वो मेनली बना भी ट्री की तरह ही होता है। उसमें क्या होता है कि आपका एक रूट नोड होता है, उस रूट नोड में जैसे इसके ये रूट है और ये उसकी वो आ जाती हैं, ब्रांचेस आ जाती हैं। दिस इज अनदर टॉपिक, हमने कंपोनेंट्स का टॉपिक यहाँ तक क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हमारा क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं इस चीज़ को भी डिस्कस कर रही हूँ इसी सेशन के अंदर, कि आपका जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो डेटा स्ट्रक्चर में आपका क्या होता है, एक ट्री होता है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स ट्री, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ट्री, तो यहाँ पे आ जाएगा डेटा स्ट्रक्चर का ट्री। थोड़ा सा चेंज होता है आप देखेंगे तो, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, राउंड सर्कल्स बने होते हैं, और वहाँ पे जो ब्रांचेस होती हैं, यहाँ पे हमारे पास लाइन्स होंगी और उनमें हमारा कुछ डेटा होता है। फॉर सपोज हम ये ले लेते हैं, ये हमारा एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें क्या होता है, कुछ हमारे नोड्स होते हैं जो हमें, अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ठीक से, तो ये हो गया एक नोड जिसको हम रूट नोड कहते हैं, और उसके बाद उसके चाइल्ड नोड होते हैं, जैसे कि ये आ रहे हैं चाइल्ड है। और बी के जैसे यहाँ पे बी एक नोड है पेरेंट, और इसके दो चाइल्ड हैं डी एंड ई, ठीक हो गया। तो आप जब भी कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं, उसके HTML के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह सेव हो रहा होता है। आपके HTML में क्या होता है, एक हेड का होता है। यहाँ पे आप HTML की फाइल भले खोल के देख लें, तो HTML के अंदर आपका एक HTML का टैग होता है, उसके अंदर एक हेड का टैग है और एक बॉडी का, ठीक हो गया। तो यानी कि अगर आप इसको कह लें कि HTML आपका रूट है, तो आपकी जो हेड है और बॉडी है वो उसके अंदर है, यानी कि वो उसके चाइल्ड आ गए, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये चीज़ जो है ना, जब आप वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, तो ये आपका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता जाता है। ये एक पूरा ट्री बन जाता है। उसके टेक्स्ट जो होते हैं, जैसे मैंने लिखा था दिस इज अ कंपोनेंट, तो वो यहाँ पे एक टेक्स्ट आ जाएगा, एक टेक्स्ट का नोड बन जाएगा, ये बन जाता है। अब जब आप वेबसाइट में चेंजेस कर रहे होते हैं, तो वो आपके नोड्स में क्या हो रही होती हैं, चेंजेस हो रही होती हैं। यानी यहाँ पे अगर आपने एक दिया हुआ था टेक्स्ट ABC, और आपने आगे चल के चेंज कर दिया EBC या CDC कुछ भी, तो वो यहाँ पे चेंज होगा, ठीक हो गया। मतलब कि आपकी वेबसाइट डायनामिक है, रन टाइम पे आपकी कुछ चेंजेस आ रही हैं तो वो यहाँ पे आएंगी, और इसको हम कहते हैं डोम मैनिपुलेशन, जो कि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होती है मेनली। तो रिएक्ट में भी सेम चीज़ हो रही होती है, जो कि डॉक्यूमेंट में हम चेंजेस कर रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट क्या होता है, बेसिकली आपके जो भी HTML के पेजेस होते हैं वो एज अ डॉक्यूमेंट ही होते हैं, ठीक है। आपकी वेबसाइट जो स्टोर हो रही होती है वो एज अ डॉक्यूमेंट, यानी कि जो मैंने आपकी स्क्रीन के आगे ट्री लाइक स्ट्रक्चर रखा हुआ है वैसे ही हो रही होती है बैक पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट बनता है,
रिएक्ट में वो एक एक्चुअल डॉक्यूमेंट होता है और 2 डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि एक्चुअल नहीं होते, यानी कि वो होते हैं वर्चुअल। अच्छा, वर्चुअल का आपको पता होगा, वर्चुअल यानी कि जो एक आप कॉपी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि जो चीज़ रियल में ना एग्जिस्ट करती हो, वो वाली चीज़। ठीक हो गया, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ रिएक्ट डोम। अब रिएक्ट डोम में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर देख लें तो आपकी एक एक्चुअल डोम होती है, ये रही एक्चुअल डोम, और एक उसका ओल्ड वर्चुअल डोम होता है, एक न्यू वर्चुअल डोम होता है। यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली कोई चीज़ चेंज नहीं होती। सबसे पहले जब भी आप कोई चीज़ चेंज कर रहे होते हैं, लाइक आपका पहले वेबसाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था कि आपके डिव के अंदर 2 H1 और H2 के टैग्स थे। ठीक हो गया, तो आपके ओल्ड वर्चुअल डोम में भी ऐसे ही है, यहाँ पे डिव है और यहाँ पे H1 है और H2 है। लेकिन यहाँ पर एक आपके पास न्यू वर्चुअल डोम आ जाएगा। अब न्यू वर्चुअल डोम में आपने जो भी चेंजेस की होंगी वो यहाँ पे आ रही होंगी, आपको शो हो रही होंगी। और आपका जब डोम मैनिपुलेशन होती है तो सबसे पहले जो वर्चुअल डोम्स होते हैं यहाँ पर रिएक्ट में, ये दोनों ही वर्चुअल डोम आपस में कंपेयर हो रहे होते हैं और इस कंपैरिजन को हम कहते हैं डिफिंग। और इसके बाद जब यहाँ पे कोई भी चेंज डिटेक्ट की जाती है तो उसको हम एक्चुअल डोम में अपडेट करते हैं। ठीक हो गया, तो इसने यहाँ पर ये दोनों कंपेयर किए, ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन ऑफ डोम। फिर कंपेयर करके इसने क्या कर लिया, एक न्यू एक्चुअल डोम क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक H3 एडेड था। इसने देखा डिफिंग के टाइम कि ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, तो इसने ये डिफरेंस अपडेट कर लिया एक्चुअल डोम में, तो इसको हम कहते हैं रिकंसिलिएशन। अच्छा, इस चीज की वजह से हमारा जो रिएक्ट का डोम है वो पूरा का पूरा बार बार रेंडर नहीं हो रहा होता, सिर्फ उसमें न्यू चेंजेस आ रही होती हैं, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे होते हैं वन पेज एप्लीकेशन। ठीक हो गया, तो आज के इस सेशन में आपको आई होप के कंपोनेंट्स भी क्लियर हैं, क्लास कंपोनेंट्स और आपके फंक्शनल कंपोनेंट्स। इसके अलावा आपके डोम भी आपको ठीक से समझ आ गए होंगे। थैंक यू। और आप अब आपसे अपने क्वेश्चंस वगैरह जो हैं आपको आप बता सकते हैं, अगर कुछ समझ नहीं आया तो भी आप पूछ सकते हैं। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ कर रही हूँ। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई थैंक यू अगेन सो मच रिपीट कि मैम। अगर आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। किसी के अगर कंपोनेंट्स में कुछ क्लियर ना हुआ हो, फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट, और उसके अलावा अगर आपको डोम में भी कुछ समझ ना आया हो या कोई भी मैम सवाल हो एक तो आप पूछ सकते हैं। फीमेल है मलाइका अजमल खान, उन्होंने पूछा है कि मैम ये डोम के बारे में शॉर्ट सी समरी दें। अच्छा, डोम के बारे में शॉर्ट सी समरी दे देती हूँ मैं। डोम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बेटा, डोम में क्या होता है कि आप जो चीज वेबसाइट बना रहे होते हैं तो उसका एक डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट का मॉडल बन जाता है। ठीक हो गया, और वो चीज आपकी जो वेबसाइट आपको शो हो रही होती है वो सेव हो रही होती है उसमें। जैसे मैंने आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाया तो वो एक डोम का स्ट्रक्चर था, और उसके अंदर आपके पेरेंट और चाइल्ड यानी कि जो आप टैग्स बना रहे होते हैं HTML के अंदर, वो आ रहे होते हैं ट्री के स्ट्रक्चर में। अब जो नॉर्मल वेबसाइट्स थी उसमें क्या था कि जब भी आपकी वेबसाइट में कोई चेंजेस आती है, यानी कि कोई पैराग्राफ चेंज होके आपकी स्क्रीन पे किसी बटन के क्लिप पे आपने रखा है कि टेक्स्ट चेंज हो रहा है। पहले टेक्स्ट था हेलो वर्ल्ड और बाद में आ गया हेलो रिएक्ट। ठीक है, तो वो वर्ड टेक्स्ट चेंज हो रहा है, तो वो चेंज जब आती है ना, वो डोम में होती है चेंज।
और वो चेंज डोम में हो रही होती है डायरेक्टली आपकी नॉर्मल वेबसाइट्स में। लेकिन रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट के अंदर आपके दो वर्चुअल डोम्स बन रहे होते हैं। अब दो वर्चुअल क्या होते हैं, एक न्यू होता है, एक ओल्ड होता है। ओल्ड बिल्कुल ही कॉपी होता है आपके एक्चुअल डोम की, और जो न्यू वर्चुअल डोम होता है उसमें वो चेंजेस आती हैं, जैसे कि आपके बटन के क्लिक पे मैंने कहा कि कोई टेक्स्ट चेंज हो रहा है, तो उसकी फंक्शनैलिटी के बाद जो चेंज आ रहा है, टेक्स्ट चेंज हो रहा है, वो आपको न्यू एक्चुअल डोम में नजर आएगा, और न्यू वर्चुअल डोम में नजर आएगा। अब न्यू वर्चुअल डोम में जब वो चीज चेंज हो जाएगी तो वो ओल्ड के साथ कंपेयर करता है कि क्या मेरे अंदर सच में कुछ चेंजेस आ गई हैं। ऐसे समझ लें, दो इंसान है, एक इंसान है, दो उसके क्लोन बना लें, और उस क्लोन के कोई आप शूज चेंज कर लें एक के, तो एक क्लोन दूसरे क्लोन के साथ कंपेयर करेगा कि मेरे तुम्हारे शूज सेम हैं, वो कहेगा हैं, तो कहेगा ठीक है, मतलब कोई चेंज नहीं आई। अगर कहेगा नहीं है, तुम्हारे चेंज है, मेरे अलग हैं, तो मतलब चेंज आई है। और जब चेंज आती है तो वो कहाँ पर हम करवाते हैं चेंज, फिर वो चेंज हम अपडेट करवाते हैं एक्चुअल डोम में, और उस चेंज को हम क्या कह रहे होते हैं, रिकंसीलिएशन। तो रिएक्ट में डायरेक्ट कुछ भी हमारा एक्चुअल डोम में चेंज नहीं हो रहा होता, वो क्या हो रहा होता है, पहले वर्चुअल डोम में चेंज होता है, फिर अगर वो चेक करते हैं कि वाकई में कुछ नई चीज़ आई है, वेबसाइट में चेंजिंग हो रही है, तो वो आपकी आ जाती है कहाँ पर, एक्चुअल डोम में। और वो वेबसाइट में चेंज आप नहीं कर रहे होते हो एज एडमिन आप लेकिन जिसने वेबसाइट बनाई होती है तो वो एक स्टैटिक वेबसाइट भी बनाता है, डायनामिक वेबसाइट भी बनाता है। डायनामिक और स्टैटिक का भी मैंने आपको बता दिया था कि डायनामिक वो होती हैं जिसमें यूज़र के इंटरेक्शन से कुछ चेंजेस आ रही होती हैं, और वही चीज़ें मैनिपुलेशन हमारी डोम में हो रही होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा डोम का। Thank you so much, ma'am, for your informative and engaging presentation. You did really a fantastic job. अगर किसी और का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मैम से पूछे। हमारा जो आज का प्रेजेंटेशन था, उन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से अपने एक्सपर्टीज़ को शेयर किया है हमारे साथ। सो प्लीज़, इफ़ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन, प्लीज़ आस्क फ्रॉम मैम। अगर आप लोगों को कोई सवाल नहीं है, आपको लगता है कि आपको सब चीज़ आ गई है, तो मैंने आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर कर ली है कि वो आपकी क्या होगी। एक आपको क्लास कंपोनेंट, सॉरी फंक्शन कंपोनेंट, हमने तो आज क्लास और फंक्शन दोनों ही कंपोनेंट बनाए थे, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे और उसको ऐप वाले फंक्शन के अंदर क्या कराएंगे, रेंडर करवाएंगे, और उसका नाम होगा नेव। और नेक्स्ट क्लास में सभी मैसेज करके मुझे एक लिंक शेयर करेंगे जिसमें आपका वो कोड पड़ा होगा। वो कोड आप किसी भी ड्राइव पे अपलोड करके मुझे शेयर कर सकते हैं, या गिटहब पे अपलोड करके वहाँ से वो लिंक शेयर कर सकते हैं। किसी भी तरह आप शेयर कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और अगर कोई असाइनमेंट के लिए आपके सवाल हैं तो वो भी पूछ लें। बिल्कुल, प्लीज़ क्वेश्चंस करें मैम से असाइनमेंट के बारे में। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा या प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ पूछें मैम से। आई थिंक मैम सब लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा। सो वी शुड एंड आवर सेशन, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग प्रेजेंटेशन। कल का प्रेजेंटेशन भी हमारा बहुत ही इंगेजिंग रहा था, इंफॉर्मेटिव रहा था। आज का उससे भी ज़्यादा रहा है, बिकॉज इंटरेस्ट बढ़ता जाता है फिर लोगों का। So I think we should end our presentation. Thank you so much for your time, for your precious time that you give to all of us. Thank you so much. Allah Hafiz. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।